गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 11 भारत की न्यायपालिका। तो बच्चों, हमने इसके पिछले पाठ में पाठ 10 हमारा क्या था, भारत के अंग, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल और न्यायपालिका की जानकारी प्राप्त की थी। पाठ 11 में हम लोग भारत की न्यायपालिका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ 11 की शुरुआत करते हैं। भारत की न्यायपालिका संघ सरकार के 2 अंगों विधायिका तथा कार्यपालिका का अध्ययन करने के बाद अब हम उसके तीसरे स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुगठित ऐसे विशिष्ट अंग न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी कि डिटेल में हम चर्चा करेंगे। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ीनुमा सोपानबंद सुगठित तथा एक सूत्रीय न्याय पद्धति है। जो हमारे भारत सरकार की न्यायपालिका है उसमें क्या है, एक सूत्रीय न्याय पद्धति, मतलब कि एक तरह की ही न्याय पद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना सुगठित पिरामिड आकार की दिखती है। हमारे देश में एकल न्यायतंत्र की रचना की गई है, यानी कि एक ही न्यायतंत्र की रचना की गई है, जिसके अनुसार सबसे ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय होती है। उसमें सबसे ऊपर कौन सी अदालत होती है? सर्वोच्च न्यायालय होती है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मध्य में राज्यों के उच्च न्यायालय तथा उनके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका व अन्य अधीनस्थ न्यायालय तथा उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय, ट्रायल कोर्ट तथा अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल, जैसा हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय, और उसके बाद है जिला न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय, और सबसे लास्ट में क्या है, ट्रायल कोर्ट तथा विशिष्ट न्यायालय। अब हम देखते हैं न्यायपालिका का महत्व क्या होता है। भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल के लिए तथा केंद्र और राज्य के बीच अथवा राज्य के बीच कार्य विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है। हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की रचना की गई है तथा केंद्र और राज्य के बीच जो आपसी कार्य विभाजन को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन भी कहाँ पर होता है, न्यायपालिका में होता है। तो संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर ही सभी प्रश्नों का निराकरण होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कि हमारे संविधान पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए किसी भी कानून की धारा अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान का अर्धघटन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, इसकी जांच के लिए देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। हमारी न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में क्षति या विलंब न हो, सभी नागरिकों को त्वरित
सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो तो ही संविधान के उद्देश्य सिद्ध होंगे। सभी को एक समान गिना जाए। जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायिका हो वहाँ पर न्यायतंत्र हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है, हमेशा उसे जागरूक रहना चाहिए। लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्यपालिका की निष्क्रियता एवं गैर जिम्मेदारी के कारण तथा विधायिका की निष्क्रियता के कारण उसके परिणाम स्वरूप जागृत, निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाती है, हमेशा त्वरित रहती है, हमेशा जागरूक रहती है। अब है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आता है। भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। हमारे भारत के संविधान के अनुसार यह क्या है? सर्वोच्च न्याय देने वाली संस्था है। यह दिल्ली में स्थिर है। यह कहाँ पर आया हुआ है? दिल्ली में आया हुआ है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 28 अन्य न्यायाधीश की रचना प्रावधान में की गई है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन कर सकती है। उनकी संख्या में जो भी फेरफार करना होगा वह संसद कर सकती है। परंतु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ गया है तो वह संविधान की सत्ता के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उसे चुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर की जाती है, मतलब कि उम्र के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके की जाती है, यानी सबके साथ चर्चा विचारणा करके की जाती है। इसके बाद क्या है? योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में निवास करने वाला होना चाहिए। दूसरा, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो। तीसरा, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। चौथा, राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध न्यायविद या प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। पांचवा, उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का आयु सीमा 65 वर्ष है। वहाँ तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। इसके बाद क्या है? कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। उसकी रिटायरमेंट की डेट क्या हो जाती है? उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 65 वर्ष हो जाती है। यह नक्की किया गया है कि वह 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएगा, मतलब सेवा से निवृत्ति ले लेगा। जबकि संसद कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आयु की जो सीमा होती है उसमें परिवर्तन कर सकती है संसद। सेवानिवृत्ति होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन असाधारण संयोगों या प्रसंगों में जांच के लिए नियुक्ति की गई जांच समिति का कार्य कर सकता है। अगर निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असक्षम हो तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने
उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है। अगर वो अपना कार्य सही तरीके से ना करे तो वो स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। ऐसा भी प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर उनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही द्वारा उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही इस प्रकार है। संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमति तथा उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति की मंजूरी हो तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद न्यायाधीश में अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच की कार्यवाही तथा आरोप सिद्ध करने की कार्यवाही का नियमन करेगी। संबंधित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाता है तथा उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, अपना प्रतिज्ञा पत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएं एवं कार्यक्षेत्र। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दुनिया के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता और विशाल कार्यक्षेत्र रखता है उन सबके तुलना में। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के निपटारे का अधिकार तथा परामर्श देने का अधिकार इस तरह 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला क्या है हमारा मूलभूत क्षेत्राधिकार। जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब किसी भी अदालत में सर्वप्रथम सारे विवाद को सुनकर निर्णय देने की जो सत्ता प्राप्त होती है उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है तथा ऐसे विवादों में निर्णय करने की सत्ता अन्य किसी न्यायालय को नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। सिर्फ जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही इसका निर्णय ले सकता है। इन अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है। इसमें किसकी सत्ता का समावेश होता है? किसी भी एक राज्य और एक से अधिक राज्य के बीच जो मतभेद उत्पन्न होते हैं उसका निराकरण करने की सत्ता भी सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य, दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों के बीच मतभेद, टकराव या विवाद के संबंध में समाधान करने की सत्ता भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अर्थात राज्यों के बीच झगड़ा तथा उत्पन्न विवादों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के भंग के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता भी सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। वो किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है, निर्णय ले सकता है और सभी नागरिकों को उसे अमल करना फर्जियात हो जाएगा, ज़रूरी बन जाएगा।
राज्य के बीच अथवा राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे या उपयोगी संबंधी विवादों के समाधान की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के बाहर है। वह इसके मूल अधिकार के बाहर आती है। इसके लिए अलग जल न्याय पंच निर्णय करती है। इसके लिए एक अलग न्यायालय की रचना की गई है जिसका नाम जल न्याय पंच होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। उसके बाद उसमें कोई भी फेरफार नहीं हो सकता। इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य बन जाएगा। इसके बाद क्या है? अपील का क्षेत्राधिकार। विवाद अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों में ही अपील की जा सकती है। पहला, संविधान के अर्थघटन का विवाद। दूसरा, दीवानी दावों से संबंधित विवाद। तीसरा, फौजदारी दावों से संबंधित विवाद। जिसमें पहला है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय, आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी कलम के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इस कारणों से नाराज पक्ष का सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास हो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में संविधान के अर्थघटन के प्रश्न समाविष्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है, अपना निर्णय सुना सकती है। लेकिन अपील में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता। उसमें कोई भी नया कारण नहीं होना चाहिए। जो पहले का कारण है वही होना चाहिए। केस का पक्षकार ही उन्हीं कारणों से ही अपील कर सकता है जो जिस आधार पर केस किया गया हो उस आधार पर ही अपील कर सकता है कि विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा गलत रीत से दिया गया है, उसमें गलती की गई है, तो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है। वह एक पक्षकार के रूप में माना जाता है। वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। दूसरा है, दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण पत्र देगी विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है और उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे, यह आवश्यक है। तब ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब उसकी रकम लाख से ऊपर की हो। तीसरा, फौजदारी मामलों में निचली अदालत से आरोपी को मृत्युदंड की सजा से मुक्त किया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, तब ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जब सजा मृत्युदंड की सजा हो तब उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों का स्वयं पुनरावलोकन कर सकता है, उसे पुनः समीक्षा प्राप्त कर सकता है, पुनः निरीक्षण कर सकता है। अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगा सकता है, उसका ट्रांसफ़र करा सकता है। संसद कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी कर सकता है, अपने अधिकार को बढ़ा सकता है। तीसरा क्या है? सलाह क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र, चर्चा विचारणा संबंधी अधिकार क्षेत्र। अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय लेना योग्य लगता है,
तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है, उस पर चर्चा करने के लिए भेज सकता है। इस प्रावधान के अंतर्गत कानून से संबंधित प्रश्न, सत्यता से संबंधित प्रश्न, संविधान के अर्थघटन का प्रश्न, किसी विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, उसके साथ चर्चा कर सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता हो तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। चौथा है अन्य सत्ताएं। सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुनः समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त है, पुनः विचारणा करने की सत्ता प्राप्त होती है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को ये प्राप्त है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश जो संविधान के साथ सुसंगत नहीं है, उसके आधार पर उन्हें असंवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानूनों आदेशों को रद्द करने की सत्ता भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होती है। यह सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाता है। एक रक्षक की भूमिका सर्वोच्च न्यायालय निभाता है, जिसमें आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। इसके बाद क्या है, नज़ीरी अदालत, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। नज़ीरी अदालत अर्थात ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड्स यानी सबूतों प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं। नज़ीरी अदालत कैसी अदालत होती है, जिसमें रिकॉर्ड सबूतों यानी कि प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं, उसे महत्व दिया जाता है। जो ऐसी अदालत होती है उसे नज़ीरी अदालत कहते हैं। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं, उसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। जो सर्वमान्य होते हैं, सभी को मानने पड़ते हैं। उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में निर्णय के समय संदर्भ के रूप में किया जाता है। इनकी अवगणना तथा तिरस्कार करने वाला सजा का पात्र होगा, उसे सजा भी मिल सकती है। इसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। भारत में संलग्न, सुगठित तथा एक तंत्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था में बीच की कड़ी रूप महत्वपूर्ण न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय है, जो राज्य के विस्तारों में सर्वोपरि है। प्रत्येक इकाई राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की रचना करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश शासन में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में आज भी पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है। उसी प्रकार असम के उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र असम के उपरांत मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।